ठीक है जी, तो हमने फ्रिक्शन स्टार्ट किया था जिसमें हमने टाइप्स कर ली फ्रिक्शन की, राइट। तो कौन कौन सी दो टाइप्स होती हैं फ्रिक्शन की? स्टैटिक एंड काइनेटिक। स्टैटिक एंड काइनेटिक, बिल्कुल। और क्या फ्रिक्शन कभी जीरो हो सकती है ऑन रफ सरफेस? यस सर। यस सर। यस सर। कब हो सकती है? बॉडी एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट जब बॉडी रेस्ट पे होती है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। जरूरी होती है फ्रिक्शन? हाँ, बॉडी जब रेस्ट पे होती है, क्या ये जरूरी है फ्रिक्शन जीरो हो? सर जब एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। जीरो होगी। हाँ, जब फोर्स ना लग रही हो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही और बॉडी रेस्ट पे है, तब क्या होगी? फ्रिक्शन जीरो होगी। अदरवाइज फ्रिक्शन किसके बराबर होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स अप्लाइड। अप्लाइड फोर्स के बराबर, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है जी, तो दोनों के फॉर्मूले। फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक है वो मैक्सिमम कहां तक जाएगी? एफएस मैक्स तक। एफएस मैक्स तक, एफएस मैक्स या एफएस लिमिटिंग तक। और उसका फॉर्मूला म्यू इनटू नॉर्मल। म्यू एस इनटू नॉर्मल, राइट। और एफ के का फॉर्मूला म्यू के इनटू नॉर्मल। बिल्कुल। म्यू एस या म्यू के में से कौन सा ज्यादा होता है? म्यू एस। ज्यादा होता है। ठीक है जी, चलो। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रिक्शन का बैकग्राउंड। अब हम करते हैं इसके कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कुछ एप्लीकेशंस, इसकी किस किस सिचुएशन में हमें फ्रिक्शन को कैसे कैसे अप्लाई करना है, राइट। हमने इतना सीख लिया था, हमने बेसिक क्वेश्चंस इसके कर लिए थे, जिसमें हमने ये देखा कि सिंपल बॉडी, अगर हम उस पर एक सिंपली फोर्स लगाते हैं तो कितनी फ्रिक्शन लगेगी, और फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन वगैरह वो हमने देख ली थी। और ये जो फ्रिक्शन हम फाइंड करते हैं क्वेश्चंस में, उसके लिए सबसे पहला, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट क्या होता है, स्टेप क्या होता है, क्या आइडेंटिफाई करना? क्योंकि बॉडी रेस्ट में बॉडी रेस्ट पे कि नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉडी रेस्ट पे है या एक्चुअली में मूव कर भी रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू फाइंड द सिचुएशन बिफोर फाइंडिंग द फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। चलो, अब नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करेंगे हम एप्लीकेशंस, सम एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, मतलब इन हम डिफरेंट सिनेरियोस। ठीक है, तो फर्स्ट है कनेक्टेड बॉडीज। अगर हम दो बॉडीज को कनेक्ट कर दें और फिर हम देखना चाहें उस पे, मान लो एक बॉडी पे फोर्स लग रही है या दोनों पे लग रही है, कैसे है, तो उस केस में फ्रिक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? सपोज आई हैव, लेट्स से दिस इज ये दो डब्बे हैं और इसको हम ऐसे ही पुली के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो नाउ जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे, क्या उसमें ये वाली जिस पे ये M1, जिस पे M1 पड़ा है, क्या वो फ्रिक्शन वाला था? Was it smooth या रफ सरफेस? स्मूथ सरफेस। अब हम क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन को विद रफ सरफेस करेंगे। ठीक है, तो इफ द सरफेस इज रफ तो ऑब्वियसली वहां पे फ्रिक्शन लगने की कोशिश करेगी,
लगेगी या नहीं लगेगी वो डिपेंड करता है। अब इस सिचुएशन में मुझे बताओ, अगर ये सरफेस जो है वो रफ है तो क्या फ्रिक्शन लगेगी? Yes. Yes. बिल्कुल लगेगी, Sir. बिल्कुल लगेगी। किस डायरेक्शन में, कौन से डब्बे पे लगेगी? M1 पे, M2 पे? M1 M1. 1 पे M1 पे लगेगी। M2 तो कांटेक्ट में है नहीं सरफेस के, तो M1 पे लगेगी। और M1 पे जो फ्रिक्शन लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी? Left side. लेफ्ट की तरफ लेफ्ट साइड में। कैसे पता लगा हमें? क्योंकि उसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन Right side पे है. उसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन है राइट साइड में। अब पता नहीं वो राइट साइड में मूव करेगा या नहीं करेगा, बट टेंडेंसी तो है। या करेगा ही हमेशा? Sir, जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है वो मूव करे या ना करे। मान लो लेफ्ट साइड में हमने एक बहुत भारी सा कोई स्टील का डब्बा रख रखा है जिसमें आटा भरा हुआ है, उसको बांध दिया इधर पुली के साथ, उधर उधर नीचे लटका दिए टीटी बॉल टेबल टेनिस की, तो क्या वो उसको खींच पाएगा? No, sir. बॉल नहीं खींच पाएगा, No, sir. है ना। अब क्या कर दिया हमने, इधर राइट साइड में भी एक वैसा ही एक और डब्बा लटका दिया लेफ्ट, और M1 को खाली कर दिया, तो वो ऑब्वियसली उसको खींच लेगा। तो डिपेंड करता है मासेस पे, कितना मास है और रेशियोज पे, तो वो हम निकाल लेंगे। तो इसमें दो केसेस बनेंगे। केस 1, इसमें पहले तो फ्रिक्शन बना लो लेफ्ट साइड में, एफबीडी बनाते हैं इसकी। फ्रिक्शन बनेगी लेफ्ट साइड में, M1 की एफबीडी में और क्या लगेगा? mg M1G लगेगा नीचे की तरफ, the normal Normal. Normal. नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, टेंशन टेंशन Tension. ये हो गई इसकी एफबीडी कंप्लीट। M2 पे M2G लगेगा नीचे की तरफ, Tension. Tension. और टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ. क्या ये दोनों टेंशंस जो मैंने दो टी बनाई है सेम होंगी? Yes, sir. Yes, sir. राइट, दे विल बी सेम, बिकॉज ये जो रस्सी है उसको हमने मासलेस अज्यूम किया हुआ है। चलो फर्स्ट केस है, द बॉडीज आर एट रेस्ट। अगर बॉडीज रेस्ट पे हैं तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, तो क्या मैं इक्विलिब्रियम मतलब समेशन एफ वाली जो इक्वेशन है, समेशन एफ इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन है, तो वो हम दोनों बॉडीज पे लगा सकते हैं? yes sir लगा सकते हैं। तो M2 पे मैंने इक्वेशन लगाई, समेशन एफ इन y डायरेक्शन इज 0, तो उससे मेरे पास क्या आएगा? t की वैल्यू M2G आ जाएगी। yes sir Yes, sir. हमने छोटा m ले रखा है, तो T हमारे पास कितना आ जाएगा? M2G, है ना। फिर हम किस पे लगाएंगे? M1 पे लगाएंगे। M1 पे समेशन f x0 होगा या y0 होगा? दोनों ही 0 होंगे। समेशन fy इज इक्वल टू 0, तो उससे मेरे पास क्या आएगा? नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी M1G, एंड समेशन f x इज इक्वल टू 0, उससे मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Mg. टेंशन के बराबर, राइट। फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन कौन सा लगेगा यहाँ पे? so static Static. Static फ्रिक्शन तो स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू ऑब्वियसली अप्लाइड फोर्स। तो इस केस में अप्लाइड फोर्स क्या होगी? व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स इन दिस केस? टेंशन टेंशन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कौन सी है? ये स्टैटिक फोर्स है, विच इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, जो कि टेंशन के बराबर है। नेचुरली हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास पता लगती है कितनी है, वो टेंशन के बराबर है। ठीक है, राइट। चलो अब इसमें हम लिमिटिंग केस फाइंड, ये इतना समझ आ गया? सिंपल है Yes, यहाँ। sir. ठीक। Yes, sir. इसमें दूसरा केस करते हैं। if the bodies are just at rest,
अब देखो जस्ट एट रेस्ट हो बोला हो या जस्ट स्टार्ट मूविंग बोला हो, एक ही बात है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कुछ भी बोला जा सकता है, जस्ट एट रेस्ट या जस्ट स्टार्ट मूविंग। मतलब जस्ट का मतलब है कि वो लिमिटिंग केस लगाना है। ठीक है, तो जस्ट एट रेस्ट या जस्ट स्टार्ट्स मूविंग और जस्ट स्टार्ट मूविंग, दोनों केसेस में मतलब लिमिटिंग केस की बात हो रही है। कौन सी केस की बात हो रही है? लिमिटिंग। लिमिटिंग केस है ये। तो अब हम दोनों बॉडीज पे फिर इक्वेशन लगाएंगे। पहले लगाते हैं m2 पे, तो समेशन f y इज इक्वल टू 0, टेंशन इज इक्वल टू m2g आ गया, सेम इक्वेशन। अब m1 पे फर्क पड़ेगा, कहाँ पे फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। m1 में समेशन f y इज इक्वल टू 0 वो तो रहेगा ही, मतलब जो n है वो m1g के बराबर आएगा। यहां तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां तक किसी को कोई दुख दुविधा? नो सर। ठीक है, लेकिन समेशन एफ एक्स जो है, जब उसको हम 0 करेंगे तो मेरे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑब्वियसली टेंशन के बराबर आएगी। लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कौन सी वाली लग रही होगी? FS max. एफ एस मैक्स लग रही Max. है। यहाँ पे राइट, यहाँ पे लिमिटिंग केस की बात हो रही है। क्या हो रही है? लिमिटिंग केस की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं एफ जो है वो एफ एस मैक्स लूंगा या एफ एस लिमिटिंग लूंगा। देयरफॉर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? mu s म्यू into एस इनटू US एन mu s into n. इज इक्वल टू टी। अब वैल्यूज डाल देंगे। एन की वैल्यू क्या थी? M1G. M1G टी की वैल्यू क्या थी? M2G तो मेरे पास जो न्यू है वो m2 बाई m1 तो अगर लिमिटिंग केस है, मतलब अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा तो बॉडीज मतलब जस्ट रेस्ट पे होंगी। हल्का सा भी इससे म्यू कम हुआ या फिर m2 ज्यादा हुआ तो बॉडी खिसक लेंगी नीचे को। सर ये जस्ट बाउंड्री कंडीशंस आपको निकालनी आनी चाहिए। बाउंड्री कंडीशंस के लिए हम जस्ट वाला केस लेते हैं, मतलब लिमिटिंग केस वाला केस। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला केस लेते हैं। हाँ जी, जस्ट स्टार्ट्स मूविंग में अगर बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया तो उसकी एक्सेलरेशन भी होगी। हाँ, उस टाइम पे फिर वो उस उसका जो केस आएगा ना वो आएगा मतलब एक्सेलरेटिंग बॉडीज का। आंसर सेम ही आ जाएगा। नहीं, एक्सेलरेटिंग बॉडीज का केस हम तीसरा भी करेंगे, उसमें एक्सेलरेटिंग आएगा। नहीं ठीक है, सिर्फ जस्ट अगर नहीं, अगर जस्ट लिखा है ना, एक्चुअली पता है क्या है, लैंग्वेज में ये होता है कि जस्ट का मतलब चाहते हैं वो लिमिटिंग वाला केस, बाउंड्री कंडीशन। तो उसको जस्ट बस अभी मूव कराना, जस्ट मूव कराना है बस, दैट्स इट। तो उसके लिए कितनी फोर्स चाहिए या कितनी फ्रिक्शन फोर्स होनी चाहिए, तो वो बाउंड्री कंडीशन ही लेंगे ना। बाउंड्री कंडीशन को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है, फ्रिक्शन को या टेंशन को कुछ ना कुछ वेरिएबल्स के कारण चेंज हो जाती है प्रैक्टिकली। रोप में भी तो होगी सर। डायग्राम सेम है पूर्वा दोनों की। हाँ बोलो, सर रोप एंड पुली में भी तो होगी फ्रिक्शन। क्या कह रहे हैं? रोप एंड पुली में भी तो फ्रिक्शन। बिल्कुल होगी फ्रिक्शन, लेकिन हम यहाँ पे वो फ्रिक्शन नहीं ले रहे। होगी बिल्कुल, प्रैक्टिकली बिल्कुल होगी। ठीक है, तो चीजें प्रैक्टिकली काफी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बट हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने सब कुछ फ्रिक्शनलेस लिया, अभी हमने सरफेस को फ्रिक्शन वाला कर दिया है। ठीक है, रोटेशन चैप्टर में हम पुली को भी फ्रिक्शन के साथ कर देंगे, इस चैप्टर में नहीं करेंगे पुली फ्रिक्शन वाली। मुस्कान, अगर
यू की ये म्यू की वैल्यू जो है वो कम होगी तो क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस रेशियो से कम होगी तो व्हाट विल हैपन? रेस्ट पे रहेंगी। अच्छा, किसी और को कुछ डिफरेंट लगता है? अगर स्टैटिक ये सॉरी म्यू की वैल्यू जो है वो m2/m1 की रेशियो से कम होगी तो बॉडीज, नमन को भी लगता है बॉडीज विल बी एट रेस्ट। ओके, बाकियों को आंसर भेजना मेरे को जरा। अगर म्यू की वैल्यू इस रेशियो से कम आएगी तो क्या होना चाहिए? बॉडीज रेस्ट में लगेंगी। अनुरीत, रिदम, देवशी, पूर्वा, सबको रेस्ट लग रहा है। किसी को डिफरेंट नहीं लग रहा? अनाहित को लग रहा है बॉडीज विल मूव, सिमर को भी लग रहा है बॉडीज विल मूव, रिधिमा को भी लग रहा है बॉडीज विल मूव, अर्शिया को भी लग रहा है, सिद्धार्थ को भी लग रहा है, लवप्रीत को भी लग रहा है। अच्छा, पहले सबको रेस्ट पे लग रहा था, अब सबको मूव लग रहा है। अरे भक्तजनों, एक बात बताओ जरा मेरे को, ये फ्रिक्शन ही तो है जिसने बॉडी को रोक रखा है ऊपर m1 को। अरे हाँ के ना? Yes. तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कम कर दूंगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम नहीं हो जाएगी? अगर फ्रिक्शन फोर्स कम हो गई मतलब द फ्रिक्शन फोर्स इज नाउ नॉट सफिशिएंट टू होल्ड द बॉडीज। अरे हाँ के ना? Yes, sir. तो बॉडीज क्या करने लगेंगी? मूव करने लगेंगी। देयरफॉर म्यू की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m2/m1 फॉर बॉडीज टू बी एट रेस्ट। ठीक है, इससे कम होगी तो बॉडीज जो है वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगी। सी पार्ट, if the bodies are accelerating, equations फोटो दोबारा बना लेते हैं। फोटो दोबारा बना लो फटाफट एक बार है। सर, हाँ जी, आपने लिखा है कि म्यू की वैल्यू अगर m1 m2/m1 से बड़ी है, अगर म्यू की वैल्यू बड़ी होगी तो फ्रिक्शन भी नहीं ज्यादा हो जाएगी? अच्छा तो अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगी फिर बॉडी कैसे मूव करेगी? बॉडीज एट रेस्ट बोला है मैंने तो। ओके, वो नहीं पड़ा। या बनाओ एक बार, फोटो बन गई दोबारा? मेरी तो बन गई। वाव सर। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, अगर ये बॉडीज एक्सेलरेट करेंगी तो किस तरफ करेंगी? राइट साइड, m1 राइट हैंड साइड की तरफ एक्सेलरेट m1 राइट करेगा। हैंड, बिल्कुल करेक्ट, ये राइट साइड की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज सिस्टम मूव करेगा, है ना, ऐसे मूव करेगा। ऑब्वियसली M2 का मान ज्यादा होगा तभी ना। हाँ, तो इसमें एक्सेलरेशन दोनों की मान लो लेट्स से a है, ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है हमें। तो
कर सकते हैं फाइंड एक्सेलरेशन? यस सर। Yes, sir. बता सकते हो मुझे एक्सेलरेशन कितनी होगी? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर हम वही शॉर्टकट यूज करें, F net upon Net total mass. हाँ, एफ नेट अपॉन Fx total mass. टोटल मास। Arshia, is this F net? Arshia, F net बताओ कितना होगा? बताओ जरा, दिमाग लगाओ। Sir, M2G minus frictional force. M2G minus frictional force, correct. राइट, सबनेट जो टेंशन माइनस एफ भेजा है, अरे टेंशन भी तो क्या, वही है। टेंशन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। No sir. Oh, sir. Tension minus frictional force is not net force on the system. It is net force on the mass m. टेंशन तो इंटरनल फोर्स है। और अगर तुम ये सोच रहे हो मिलन, तुषिता एंड देयर आर मेनी, जिन लोगों ने टेंशन माइनस एफ भेजा है, अंतरा मैंने नहीं भेजा टेंशन में। नहीं, मिलन ने नहीं भेजा। हाँ, तो अनाहिद, टेंशन माइनस एफ जो है, क्या वो m2g माइनस एफ, क्या ये दोनों बराबर होंगे? मतलब क्या ये दोनों इक्वेशंस, मतलब टेंशन है और m2g बराबर होंगे? सर पूरे सिस्टम के लिए नहीं, वो सिर्फ उस मास के लिए होंगे। हाँ। वो सिर्फ मास के लिए है, टेंशन माइनस f1 इज द नेट फोर्स, बट पूरे सिस्टम के लिए नहीं सर, पूरे सिस्टम। हाँ, क्या टेंशन और m2g बराबर होंगे वैसे? सर सिस्टम पे क्या है सर? बॉडी एक्सेलरेट कर रही है इसलिए बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, वो तो दिख रहा है, लेकिन क्या टेंशन और ये m2g बराबर होंगे या नहीं होंगे? नहीं सर, अगर एक्सेलरेशन के केस में नहीं होंगे सर। अगर एक्सेलरेशन भी नहीं होगी तो वो हाँ, इसी केस में आई एम आस्किंग, इन दिस केस ओनली। No, sir. नो सर। नो, दे विल नॉट बी ऑब्वियसली सेम। रेस्ट के केस में, इक्विलिब्रियम के केस में, नॉन एक्सेलरेशन के केस में ऐसा होता है। ठीक है जी, चलो, तो इसमें एफ नेट जो है वो है m2g, इसको क्या हो गया आज, m2g माइनस t डिवाइडेड बाय, सर सॉरी, हाँ हाँ एफ आएगा, मेरा दिमाग में अभी तो इतना लेक्चर झाड़ के चुका हूँ। एफ m2g माइनस एफ डिवाइडेड बाय m1 प्लस, तो दिस इज द एक्सेलरेशन। एफ की वैल्यू डाल देते हैं। एफ कौन सा लगेगा इधर? काइनेटिक। एफ इज एफ के व्हिच इज म्यू के इनटू एन। देयर इज सम प्रॉब्लम, म्यू के इनटू एन। एक मिनट, डिस्कनेक्ट। दिस इज म्यू के इनटू एन, और एन की वैल्यू M1G m1g, करेक्ट। मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो m2g माइनस म्यू m1g के, ठीक है चलो, अगर दिया होगा तो डाल देना उधर, डिवाइडेड बाय m1 प्लस, तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। इसको याद करने की जरूरत, इसको रट्टा मत मारना। आई वोंट सजेस्ट टू क्रैम दिस फॉर्मूला, ठीक है, बट इस फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट? मतलब तुम लोग इजीली कंसेप्ट लगा के निकाल सकते हो। यस सर। ठीक है, तो ये एक्चुअली 2-3 केस मैंने सब करा दिए, इसमें जो भी पॉसिबल केसेस है सब आपको लिखवा दिए, उनका ढंग बता दिया कैसे करना है, राइट? तो आप उसी ढंग को याद रखो, मतलब आप कंसेप्ट समझो कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। डोंट क्रैम दीज थिंग्स, यू हैव मेनी थिंग्स टू क्रैम, तो एटलीस्ट इसको मत क्रैम करो, बाकी आपकी मर्जी। और टेंशन हम एफबीटी लगा के निकाल सकते हैं बहुत प्यार से, इक्वेशन लगा के एफबीटी पे, है ना? निकाल सकते हैं टेंशन तो। यस सर। किसी एक पे इक्वेशन लगा दो, टेंशन निकल आएगी।
क्या तो उसकी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लगा सकते हो। ओके चलो नेक्स्ट है, यहां तक लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. राइट नेक्स्ट हम करेंगे, मान लो एक टेबल है, उस पे एक चेन लटकी है, लोहे की जंजीर है वो उस टेबल पे लटकी है, राइट? तो अगर उस चेन को मैं थोड़ा सा टेबल से, मतलब अभी लटकी नहीं है, पूरी टेबल पे पड़ी है मान लो, ठीक है, उस चेन को थोड़ा सा, उसका एक ब्लॉक उस चेन का मैं टेबल से बाहर निकाल देता हूँ, तो वो क्या गिरने लगेगी नीचे को? नो सर, नहीं गिरने लगेगी। क्यों नहीं गिर रही? फ्रिक्शनल फोर्स है ना पीछे, तो पीछे को फ्रिक्शनल फोर्स, उसकी टेंडेंसी है गिरने की। यस सर। मान लो फ्रिक्शन ना होती, फिर गिर जाती। यस Yes, sir. फिर तो उस एक ब्लॉक के कारण, एक चेन के जो एक ब्लॉक है उसके कारण उधर को भार लगता और वो नीचे को गिर जाती, स्लिप मार जाती है ना, ऑब्वियसली। लेकिन अभी क्या हुआ, वहां पे फ्रिक्शन है, तो जो टेंडेंसी थी उसकी राइट को, मतलब नीचे को गिरने की, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग गई और उसको रोक लिया। ठीक है जी। तो अब हम निकालते हैं इसमें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आप स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो? नहीं, अभी तो समझा रहा था, ओके सर। अभी लिखने लगा हूँ। सेकंड है हैंगिंग चेन प्रॉब्लम्स। इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो म्यू है, ठीक है, और टोटल लेंथ ऑफ चेन, लेट्स से इट इज कैपिटल L, total mass of the chain is let's say capital M, और हमें इतना दे रखा है let's say कि अगर इस चेन की, नहीं, हमें वो लेंथ फाइंड करनी है इस चेन की स्मॉल l, वो मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी है ताकि चेन यहां से स्लाइड ना करे। ठीक है, हमें वो फाइंड करनी है लेंथ ताकि ये चेन यहां से स्लाइड ना करे। तो अगर चेन यहाँ पे, हमें मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी है यहाँ पे, राइट? तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगर आपसे ये चीज पूछी जाए कि फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन, हैंगिंग चेन, सो दैट इट डज नॉट स्लाइड, तो क्या यहाँ पे मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला केस लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? यस सर। यस, बिल्कुल लगेगा, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला केस लगेगा, राइट? तो टू फाइंड दी maximum length of the hanging part of the chain so that chain does not slide down, we use FS limiting। ठीक है, चलो अब FS limiting लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो
इसमें आप इसको ना उसी दो मासेस के साथ ही कनेक्टेड बॉडीज जो दो थी ऊपर, वैसे ही इसको थोड़ा वैसी ही एनालॉजी बनाने की कोशिश करो यहाँ पे। तो क्या करना है आपको, बेसिकली जो चेन लटक रही है उसका मास चाहिए और जो चेन ऊपर पड़ी है टेबल पे उसका मास चाहिए। अगर मुझे जो लटक रही है चेन, जो हैंगिंग पार्ट है, उस चेन का मास पता लगेगा तो मुझे ये पता लगेगा कि इसको क्लॉकवाइज कितना वेट गिराने की कोशिश कर रहा है। क्या सारा का सारा वेट गिराने की कोशिश करेगा चेन को? यस यस सर। नहीं, सारी चेन का वेट गिराने की कोशिश करेगा या फिर जो हैंगिंग पार्ट है जो उसका? हैंगिंग पार्ट है। सर और हैंगिंग हाँ, और फ्रिक्शन कितने पार्ट पे लगेगी? जो ऊपर पड़ा है। जो ऊपर है सर। सर सर ठीक है, तो वो हम निकालते हैं। तो उसके लिए हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। सर जो हैंगिंग पार्ट है उस पे फ्रिक्शन नहीं लगेगी? इफ दी जो हैंगिंग पार्ट है, यस सर, मतलब अगर वो नीचे स्लाइड करेगा तो उस पे भी तो फ्रिक्शन लगेगी। हाँ अगर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लगेगी, उस पर भी लगेगी, लेकिन अगर उतना हम करेंगे वो फ्रिक्शन वेरिएबल होगी, उतना हम निगलेक्ट कर रहे हैं। उस पर फ्रिक्शन एज कंपेयर टू ऊपर वाला पार्ट वो हम निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो थोड़ा सा कॉर्नर आगे निकला हुआ है टेबल का, ऐसे है टेबल, ठीक है, मान लो टच ही नहीं कर रहा है, ओके सर। अदरवाइज वो वेरिएबल हो जाएगा क्योंकि नीचे को चेन की लेंथ बढ़ती जा रही है, मास बढ़ता जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन भी चेंज होती जाएगी, तो वो चीजें वेरिएबल हैं। तो इफ दी लेंथ इज L, mass is M. If the length is 1, mass is M by L. If the length is small l, तो mass कितना होगा? M by L into small l. हमें ऊपर वाला भी चाहिए। ऊपर वाले का लेंथ कितना होगा? L minus कैपिटल एल स्मॉल तो मेरे पास दोनों मास आ गए, ये हैंगिंग वाला आ गया, ये टेबल टॉप वाला आ गया। ठीक है जी, तो एबीडी बनाए इसकी, इसको M1, इसको ना मासेस ले लेते हैं, मान लो लेट्स से दिस इज M1 एंड दिस इज M2। तो इधर एबीडी बनाते हैं। इस तरफ कितना वेट लग रहा होगा इसका? M1 जी, इधर लग रहा है M1 जी। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर की तरफ N, और फ्रिक्शन किधर लगेगी? पीछे की तरफ। लेफ्ट साइड। ठीक है जी, और यहाँ पे जो नॉर्मल है वो किसके बराबर होगी? वो हम लिख लेते हैं, चलो M2 जी के बराबर। M2 For the chain to be just at rest, for the chain to be just at rest, हम बोल सकते हैं frictional force should be equal to M1G। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है म्यू इंटू एन, शुड बी इक्वल टू M1G। देयरफॉर, और एन की वैल्यू है M2G, शुड बी इक्वल टू M1G। इनकी वैल्यूज डाल देते हैं तो वी विल गेट म्यू इंटू जी, तो जी तो उड़ेगा दोनों साइड से। M2 की वैल्यू है M by L इंटू L माइनस L इज इक्वल टू M1 की वैल्यू है M by L इंटू L।
m/l भी उड़ेगा दोनों साइड से, तो मेरे पास म्यू की वैल्यू क्या आएगी, l अपॉन l प्लस l। So this is the friction coefficient। Excuse me, sir. और अगर मतलब हमें तो बेसिकली अगर L निकालनी है तो L, इनफैक्ट हम इसको दूसरी तरह से रीअरेंज कर लेते हैं अगर स्मॉल l निकालना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर अगर इस क्वेश्चन में जैसे हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया फिर तो ये सीधा ही निकल जाएगा ना, और उसका लेंस दिए हो। बिल्कुल सीधा ही निकल जाएगा, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है तो सीधा निकल जाएगा। सर ना पूरा डिराइव करना पड़ेगा वहां पे, क्या कह रही हो? वरना पूरा उसको डिराइव करना पड़ेगा। देखो मेथड याद करने की जरूरत नहीं है, मेथड तो समझ लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा। अदरवाइज मैं वही चीज दोबारा कह रहा हूं, अगर तुम लोग यहाँ पे हमने देखा मेथड्स जो हैं वो मुश्किल नहीं है, बट फॉर्मूले इतने बन जाएंगे कौन कौन सा फॉर्मूला याद करोगे? ये तो भी स्टार्टिंग हुई है, अभी हम इंक्लाइंड प्लेन पे जाएंगे। इंक्लाइंड प्लेन की 4-5 फॉर्मूले वो हैं अलग, ठीक है, और उनमें से 1-2 फॉर्मूले बताऊंगा तुम लोगों को कौन से याद करने वाले हैं जरूरी, ठीक है। तो ये तुम लोगों की मर्जी है, तुम लोग याद करना चाहते हो तो कर लो, बट नॉन मेडिकल में तो आई स्ट्रिक्टली डोंट अलाउ देम टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज। बट मेडिकल वाले एक्चुअली करते क्या है, कुछ बच्चे याद कर लेते हैं फॉर्मूले, हमेशा की बात है, ये कर लेते हैं, ठीक है। बट क्या है कि फॉर्मूले अगर फॉर्मूला अगर भूल गए तो क्या करोगे अगर पेपर में फॉर्मूला नहीं याद रहा? है ना, अगर मेथड समझा होगा तो मेथड लगा के हम एटलीस्ट क्वेश्चन कर तो पाएंगे। इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर यू गाइस, हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं बोलता हूँ कंसेप्ट समझो। बना ली डायग्राम अंतरा? Excuse me, sir. हाँ जी। सर इसमें आपने लिखा है ना यहाँ पे फॉर द चेन टू बी जस्ट एट रेस्ट के आगे F इक्वल्स टू m1g, ये नेट है ना, मतलब दोनों इक्वल होंगी? हाँ हाँ दोनों इक्वल होंगी। नहीं मतलब सर इक्विलिब्रियम है ना, इसलिए इक्वल होंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल इक्विलिब्रियम है। पूर्वा, सर इस केस में अगर जो हैंगिंग पार्ट का मास है वो ज्यादा हो फिर तो चेन गिर जाएगी। फिर नहीं रुक पाएगी, सर फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएंगे हम, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, लेकिन उसके इसमें भी फ्रिक्शन जो है वो वेरिएबल होगी ना, नॉर्मल चेंज हो रहा है बार बार, कम होता जा रहा है ना ऊपर भार उसका। यस सर। तो वो केस इज कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट। चलो नेक्स्ट है डन। इस यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ? क्लियर है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। नेक्स्ट है पुशिंग एंड पुलिंग। पुशिंग एंड पुलिंग, पुशिंग एंड पुलिंग में से उसका आंसर ये न्यू टॉपिक है, फ्रिक्शन के अंदर ही है, फ्रिक्शन के अंदर ही। इसी में ही लिखना है, अभी फ्रिक्शन ही चल रहा है सारा, एंड तक चैप्टर खत्म होने तक फ्रिक्शन चलेगा, उसी में है सब कुछ। ये
एप्लीकेशंस में ही है पुशिंग एंड पुलिंग। हाँ हाँ उसी में ही है। ओके तो पुशिंग एंड पुलिंग में से कौन सा आपको लगता है कि आसान होगा? हैव यू एवर यूज्ड दैट वो घास काटने वाली मशीन होती है ना, Yes. यस सर। है ना, दैट रोवर, है ना, तो उसमें किसी ने यूज किया वो वैसे? समवन? यस सर। अच्छा किए, बोल दिया, वैसे तो कम ही मिलते हैं ऐसे। तो उसमें से कौन सा अगर जिसने की हुई है तो क्या फीलिंग पुशिंग या पुलिंग में? वैसे तो उसको तो पुश करके चलाते हैं, उसका तो फंडा डिफरेंट है, बट उसको पुल करके देखा है? भारी होती है। तो उसको तो आगे लेके जा सकते हैं बस पुश करके, वो इजी होता है। अच्छा ऐसा है, ओके Yes. चलो फिर उसको सर वो छोड़ो। लॉक हो जाती है। एक डब्बा है, हमने उस पर रस्सी बांध दी, है ना, और उसको पुल करने लग गए, राइट? या उसी डब्बे को हमने, कोई भारी सा स्टूल है कोई, या कोई डब्बा है, कोई बॉक्स है, उसको हमने धक्का मारना शुरू कर दिया। तुमको क्या लगता है कि क्या चीज आसान होगी, पुशिंग या पुलिंग? पुलिंग। पुशिंग। Pushing. पुशिंग, अच्छा पुलिंग। मास पे डिपेंड करता है दोनों मास पे चीजें। डिपेंड करता है। अगर हल्का है तो पुशिंग, भारी है तो एक काम करना, आज तुम लोग ना इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखना, प्रैक्टिकल, ठीक है? तो तुम लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। टेक्निकली मैं तुम लोग को बता दूंगा अभी कि क्या चीज आसान है और क्यों है, समझेंगे दोनों चीजों को, ठीक है? तो दोनों केसेस में सर मुझे समझ आ गया डब्बा सेम तो लेते मुझे भी समझ में आ गया। सर। अच्छा आ गया। पुलिंग में सर फ्रिक्शन के अगेंस्ट फोर्स लगती है और पुशिंग में सेम डायरेक्शन में। यस पुशिंग में सेम यही डायरेक्शन होगा ना रीजन, मतलब कि यस सर। अपोजिंग लगेगी। तो ये पुशिंग में कमजोर लगता है और पुलिंग में ज्यादा। अच्छा चलो मैं अब एक काम करता हूँ, इसकी मैं एफबीडी बनाता हूँ, फिर तुम लोग बताना, एफबीडी देख के बताना मुझे क्या चीज आसान लग रही है, ठीक है? ये दोनों डब्बे हैं, सेम डब्बे हैं, दोनों का मास है m, राइट? बहुत बच्चों ने मुझे पुलिंग भी बोला है, बहुत बच्चों ने यहाँ पे पुशिंग भी बोला है, दोनों का आंसर्स आ रहे हैं, बट आप लोग अभी मुझे खुद बताओगे। इसकी एफबीडी बनाते हैं। इसका वेट किधर को लगेगा? नीचे की तरफ, mg। इसका भी वेट नीचे की तरफ लगेगा, mg। नॉर्मल किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। इधर नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है? पहले ऑब्जेक्ट को मैं पुश करूंगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को पुल करूंगा। तो इसमें हम पुशिंग लगाते हैं और इसमें हम पुलिंग लगाते हैं, ठीक है? दिस इज सेम फोर्स मैंने पुशिंग के लिए लगाई, सेम फोर्स मैंने पुलिंग के लिए लगाई, ठीक है? इंक्लाइंड फोर्स लगानी है, इंक्लाइंड फोर्स की बात हो रही है, ठीक है, ऊपर से। If you want to change your answers, then you can. Inclined force. मैंने शायद पहले बोला नहीं inclined है। पुशिंग ही ठीक है फिर तो। अभी आंसर्स चेंज होने लग गए हैं किसी किसी के, ओके। पुलिंग पुलिंग पुलिंग, बीच में पुशिंग भी आ रहे हैं आंसर्स, बट अभी ज्यादा हैं पुलिंग वाले, ओके। Can someone explain me the technical reason behind this? खुशबीर, tell me. सर जब हम उसको पुल कर रहे हैं तो उससे नॉर्मल भी डिक्रीज हो रही है। Very good. लेकिन जब पुश कर रहे हैं तो उसमें नॉर्मल इंक्रीज हो रही है, तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगी उसमें। Very good. Actually, what is happening is friction ही दोनों केसेस में अलग-अलग लगेगी। दोनों केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स ही अलग-अलग लगेगी। यहाँ पे वेट सेम लग रहा है, mg एंड mg। इधर नॉर्मल है, इधर नॉर्मल है, ठीक है? और इस केस में जब मैं इस फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को रिजॉल्व करूंगा, मान लो ये हमने दोनों को एंगल थीटा पे लगाया, सब कुछ सेम कर लिया हमने, सब कुछ ही, यहाँ पे भी एंगल थीटा ही है, ठीक है? अब रिजॉल्व करते हैं इसको, फोर्स को। इधर ऊपर कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट जो वर्टिकल वाला है वो ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा? में ऊपर की तरफ बनेगा। कितना? F sin theta. और एक राइट की तरफ बनेगा? F cos theta. cos theta.
इसमें ऊपर की तरफ टेल बनेगा टू नीचे टेल की तरफ? लगाओ, टेल टू की टेल। तरफ से ये क्या है सर? टेल तो वो है ही नहीं। इसमें बनेगा नीचे की तरफ कितना? F sin एफ theta. साइन थीटा। F sin theta. f sin थीटा। और इस तरफ लगेगा f F cos theta. cos थीटा। F cos ठीक है, theta. अब दोनों केसेस में हम नॉर्मल फाइंड करते हैं कितनी है। फर्स्ट केस में नॉर्मल किसके बराबर आएगी? mg plus f sin mg plus f sin theta। mg mg प्लस plus f f sin sin. थीटा। और इस केस में नॉर्मल किसके बराबर आएगी? mg mg minus minus f minus sin sin theta. mg माइनस f sin थीटा, करेक्ट। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो म्यू इंटू एन होती है। Sir. Yes sir. फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इंटू एन, राइट? क्योंकि जो नॉर्मल पुलिंग के केस में है वो कम है, तो देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगी उधर? कम लगेगी। कम लगेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगी तो इट विल बी इजी टू पुल। ठीक है, अगर मान लो, वैसे तो प्रैक्टिकल केस का तो ये हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स उधर कम लग रही है। दूसरी चीज, अगर हम फ्रिक्शन के बिना भी मान लें, है ना, अगर हम मान लेते हैं कि फ्रिक्शन हमने बहुत ज्यादा कम कर रखी है, ऑयल ऑयल लगा रखा है, तब भी हम बात क्या करेंगे? अगर हम वेट की बात करते हैं, नॉर्मल क्या होता है उसका इफेक्टिव वेट? नॉर्मल क्या होता है उसका इफेक्टिव वेट? तो नॉर्मल पहले केस में उसका इफेक्टिव वेट जो है वो पहले केस में बढ़ गया पुशिंग के केस में, और पुलिंग के केस में जो इफेक्टिव वेट है वो कम हो गया। तो इसमें पुलिंग के केस में बॉडी जो है वो हल्की प्रतीत होती है और पुशिंग के केस में भारी फील होगी। सर अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स है फिर? हॉरिजॉन्टल फोर्स के केस में सेम आएगा, वो तो सेम आएगा ना। उसमें तो दोनों फोर्सेस एक्स एक्सिस की तरफ है ना नॉर्मल चेंज हो रहा है जिसकी वजह से कोई फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसके केस में सेम आएगा। तो फिर भी पुशिंग आसान क्यों लगती है? ऐसा नहीं लगता, आज तुम लोग करके देखना, मुझे बताना कल। फिर आज तो हमारे दिमाग में बैठ गया ना कि इक्वल है, फिर इक्वल ही लगेगा। इक्वल नहीं, ऐसे एंगल पे लगाना है, हॉरिजॉन्टल नहीं लगाना। ओके सर। चलो इसमें लिखो, ये क्वेश्चन ना स्कूल में आता है, एक्सप्लेन व्हाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। लिखेंगे इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, पुलिंग इज easier than pushing because first इसका रीजन है the effective weight normal decreases in case of pulling. Number 2, the frictional force in case of pulling, अरे यार क्या हो गया इसको, आज टैब को धोखा दे रही है। in case of pulling is lesser as compared to pushing.
अब ये पुलिंग पुशिंग में फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगती है, ये नॉर्मल वॉर्मल की सबकी वैल्यूज डाल के, है ना, वो सब हम निकालते हैं और उसके बेसिस पे नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है. लेट्स कैलकुलेट. यहां तक नोटेड? ठीक है जी. तो अब हम केस करेंगे सबसे पहले पुलिंग का. इसको 9 बजे चलने में दिक्कत होती है पेन को. नहीं यार आर्यन, ये वो है, ग्राफिक टैबलेट है, उसका यूज कर रहा हूं मैं. सर इस हफ्ते तो सारी क्लासेस 9 बजे हैं, फिर आपका टैब चलेगा ही नहीं. क्या क्या क्या? सर इस हफ्ते तो सारी क्लासेस सुबह हैं. हाँ. सर हर हफ्ते सुबह होती है? नहीं नहीं, मेरी फिजिक्स की बात कर रही है. अच्छा आपकी, ओके सर. वो पेन मेरा, ये टैबलेट शायद उठा नहीं, इस पर जल्दी. जल्दी से लाना. क्वेश्चन नहीं है, डेरिवेशन है. पुलिंग की हम फोर्स निकालेंगे, कितनी लगेगी, कितनी चाहिए पुलिंग फोर्स. तो एफबीडी बनाना स्टार्ट करते हैं. इसमें पुलिंग फोर्स मान लो हम लगाते हैं इस तरफ, एफ एम इसका मास है और वेट इसका लगेगा नीचे की तरफ, एम जी ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, पीछे की तरफ लगेगी फ्रिक्शन एफ. ठीक है जी. दिस इज एफ, दिस इज नॉर्मल, दिस इज एम जी. एफ को तोड़ते हैं, मान लो ये एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा और इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा. ठीक है, ये थोड़ा इसकी लाइन में ला लेना. ठीक है, मेरा ओरिजिन से ये पास, इंटरसेक्शन से पास होना चाहिए. ओके, तो क्वेश्चंस बनाएंगे. हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है द मिनिमम पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी. ये हम फाइंड करने जा रहे हैं. ठीक है, तो टू फाइंड द मिनिमम पुलिंग फोर्स required to move the body. तो अगर हम मिनिमम पुलिंग फोर्स की बात करेंगे, then we will apply limiting friction का केस. Yes, sir. We use FS limiting या FS max. ठीक है जी. तो पहले समेशन fx और समेशन fy दोनों को 0 करते हैं. तो let us समेशन fy पहले 0 कर लो, let's say. तो वहां से मेरे पास क्या आएगा, n plus f cos theta, f sin theta equals to n plus f sin theta is equal to mg. तो यहां से मेरे पास n की वैल्यू क्या आ गई, mg माइनस f sin theta. राइट, अब मैं यूज करूंगा समेशन fx is equal to 0. तो इसमें क्या आएगा, f should be equal to f cos theta. Therefore f की वैल्यू होती है mu into n is equal to f cos theta.
n की वैल्यू डाल देते हैं जो कि ऊपर से आई है, विच इज म्यू इंटू mg माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू f cos थीटा। इसको रीअरेंज करो फटाफट और f की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे कितनी आई। हो गया सॉल्व? सर मैं बोलूँ आंसर? बोलो। f is equal to mu mg upon cos theta plus mu sin theta. करेक्ट। तो दिस इज द मिनिमम पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। ये आप याद कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको याद करना है इसको याद कर लो, बाकी चीजों को निकालना भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसके बेसिस पे एक्चुअली न्यूमेरिकल आते भी ज्यादा है, आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, तो इसको आप याद करना चाहो कर लो, ठीक है? तो क्वेश्चंस अब इसमें दो तरह के आते हैं बच्चों। क्या पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि पुलिंग फोर्स जो है वो अप्लाई की गई है 30 डिग्री पे या जितने भी डिग्री पे, 60 डिग्री पे या 30 डिग्री पे पुलिंग फोर्स को अप्लाई कर दिया गया है, और आपको फाइंड करनी है कि कितनी कम से कम फोर्स लगाएं ताकि ये बॉडी मूव करे। तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो कोई दिक्कत है नहीं, हमारे पास म्यू गिवन होगा, एम गिवन होगा, जी पता ही है, और थीटा गिवन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 37 जो भी है, जो भी गिवन है उसकी वैल्यू डाल के हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एंगल भी गिवन नहीं है, आपको बोल दिया आपकी मर्जी, एंगल जितना मर्जी लगाओ, लेकिन जो पुलिंग फोर्स है वो मिनिमम पॉसिबल फोर्स निकालनी है, एंगल इज ऑल्सो वेरिएबल, तो हम एंगल इस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे ताकि फोर्स और कम हो जाए। मान लो इस फॉर्मूले से सॉल्व करके मेरे पास 15 न्यूटन आ गई, तो मैं एंगल ऐसे चेंज करूंगा ताकि ये 50 से 40 न्यूटन हो जाए, ठीक है? वो कैसे करूंगा चेंज, वो देखते हैं। तो ये तो ऐसे, ये इसके ब्रैकेट में ये लिखो, दिस इज द मिनिमम पुलिंग फोर्स required to move a body when theta is fixed, या मतलब थीटा इज गिवन, उस केस में जब थीटा गिवन है हमें, राइट? लेकिन अगर हमारे पास थीटा भी गिवन नहीं है, इसमें स्पेशल केस कर लेंगे एक। if theta is not given, मतलब थीटा वेरिएबल है, अब हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। Then to find the minimum possible pulling force हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, अब यहां से ना यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आएगा, वो आप लोगों को कान खोल के बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है जी? तो मेरे पास जो फोर्स है वो है म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा मैथ कराने जा रहा हूँ तुम लोगों को,
आप ध्यान से सुनेंगे। इस चीज को, इस कंसेप्ट को हम दोबारा फिर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वर्क पावर एनर्जी में, राइट? चलो, तो सम मैथ्स। अब एक ध्यान देंगे, जब हम किसी फंक्शन का, फंक्शन क्या होता है आपको पता है? फंक्शन क्या होता है? जैसे मैं बोल रहा हूं अगर फंक्शन ऑफ एक्स, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, तो फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब सम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टी, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, हाँ के ना? तो वो एक ऐसा, हाँ, वो ऐसी इक्वेशन जो एक्स के साथ वेरी कर रही है, उसको हम फंक्शन ऑफ एक्स बोलते हैं। फंक्शन ऑफ टी बोल देंगे जो ऐसी इक्वेशन जो टी के साथ वेरी कर रही है। जैसे हमने मोशन इन 1D में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फंक्शंस किए थे, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन करके, इंटीग्रेशन करके एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी निकाली थी, तो उसको फंक्शन बोलते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओगे, यहाँ पे ये जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है ऊपर, ये वाला, ये चीज, दिस इज फंक्शन ऑफ व्हाट? थीटा। वेरी गुड, दिस इज फंक्शन ऑफ थीटा, क्योंकि ये थीटा के साथ चेंज हो रहा है, हाँ के ना? यस सर। ये थीटा के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अब क्या होता है, अब मैथ्स में, ये वैसे तो मैथ्स का टॉपिक है, बट हमें थोड़ा सा फिजिक्स में जरूरत होती है, तो जितना जरूरत है मैं करवा रहा हूँ। इसका थोड़ा डिटेल लॉजिक हम वर्क पावर एनर्जी में भी करेंगे, तब दोबारा समझेंगे इस चीज को, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं समझना। तो अभी आपको क्या करना है, जब हम किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आप लोगों में से किसी को पता भी हो ये, तो किसी फंक्शन का जब हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है, तो व्हाट वी डू इज वी डिफरेंशिएट दैट फंक्शन एंड इट इक्वेट इट टू 0, ठीक है? इसका सिंपल लॉजिक वो मैं बताता हूं तुम लोगों को, तो पता है? ओके, अर्षिया लॉजिक पता है इसका? नहीं पता, ठीक है, चलो लॉजिक भी समझा देता हूँ तुम लोगों को, थोड़ा दिमाग में घुसना। अब एक बात बताओ मुझे, ये एक मेरे पास ग्राफ है, एक फंक्शन है जो कि पैराबोला है, ठीक है? इस पैराबोला का मैक्सिमा कहाँ पे है? सेंटर में। ये रहा, ये है ना मैक्सिमा पॉइंट पी पे, यस यस है ना? तो इस पॉइंट पे इस पैराबोला की स्लोप कितनी है? 0 करेक्ट, स्लोप कितनी है? 0 है। एंड क्या ये चीज याद है तुम लोगों को कि स्लोप डिफरेंशिएशन से आती है? यस स्लोप किससे आती है? डिफरेंशिएशन से आती है। तो ये हो गया ग्राफ, या ये वाला ग्राफ हो गया। इस ग्राफ का जो मिनिमा है वो कहाँ पे है? सेंटर में। पॉइंट पी पे। और इस मिनिमा पे क्या मैं बोल सकता हूँ स्लोप 0 है? यस सर। यस सर। स्लोप टेंजेंट बनाते हैं ना, इधर टेंजेंट बनाओ, ये टेंजेंट्स पैरेलल है, तो यहाँ पे स्लोप 0 है। तो स्लोप 0 का मतलब मैं बोल सकता हूँ dy by dx is 0 यस सर। and dy by dx। तो जब भी मुझे किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना होता है, तो व्हाट आई डू इज आई डिफरेंशिएट दैट फंक्शन एंड इक्वेट टू 0, मतलब उसका डिफरेंशिएशन निकाल के 0 पुट करना है। क्यों पुट करना है? क्योंकि वहां पे स्लोप 0 होती है। अरे हाँ के ना? तो बस ये सिंपल लॉजिक है इसके पीछे, समझ गए? तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, टू फाइंड दी मिनिमा या मैक्सिमा of a function we differentiate it and equate it to
0 and equate it to 0. ठीक है, तो therefore for maxima या minima dy by dx is equal to 0. अब वहां से मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, उसके लिए हम उसकी डबल डिफरेंशिएशन करके देखते हैं. क्या करके देखते हैं? उसकी डबल डिफरेंशिएशन. इस केस में आगे दो केसेस बन जाते हैं इसमें. तो इफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है? डबल डिफरेंशिएशन का. डबल Yes, sir. अरे हाँ के ना. यस तो अगर डबल डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव, अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो मैक्सिमा आएगा. तो वहां पे मैक्सिमा है. ठीक है, ये जो कटोरी है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला मैक्सिमा है, तो कटोरी उल्टी पड़ी है. अगर उल्टी है कटोरी तो नेगेटिव आएगा, याद रखने के लिए. और if d square y by dx square is positive, तो उस केस में मिनिमा आता है. तो सीधी कटोरी. ठीक है, सीधी कटोरी ठीक लगती है. पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब सीधी कटोरी. तो ये जो चीज है ये आप लोग अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे भी बाद में चिपका लेना, ये जो मैथ्स है. तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम योर रेगुलर थिंग्स. तो इस चीज को तुम लोग बाद में चिपका लेना. लिख लिया यहां तक? नोटेड? Yes, sir. चलो अब हम दोबारा फ्रिक्शन पे चलते हैं, इस पे फोर्स पे चलते हैं. तो हमें क्या चाहिए था वहां पे? फोर्स क्या होनी चाहिए? मिनिमम मैक्सिमम? Minimum. मिनिमम. फोर्स क्या चाहिए? मिनिमम. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मुझे ये मिनिमम चाहिए तो इसका जो डिनोमिनेटर है, देखो म्यू एम जी, ये तो कांस्टेंट है ना. तो सरफेस का म्यू चेंज होने वाला है ना, सरफेस ना डब्बे का मास चेंज होने वाला है, ना जी चेंज होने वाला है. वेरिएबल क्या है? थीटा है. क्या वेरिएबल है इधर? थीटा है. तो थीटा मैं चेंज कर सकता हूं. तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका जो डिनोमिनेटर है ये मैक्सिमम होना चाहिए? Yes, sir. यस सर. यस सर. अगर फोर्स मिनिमम चाहिए तो इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए. और किसी फंक्शन का मैक्सिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? Double differentiation. डबल उसको डिफरेंशिएशन. नहीं, पहले डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर देंगे. क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करके उसको जीरो पुट कर देंगे. तो अब वापस आओ इस पे. फॉर एफ टू बी मिनिमम cos theta ये cos theta plus mu sin theta is maximum. Therefore, dd theta of cos theta plus mu sin theta should be 0. डिफरेंशिएशन करो इसकी.
कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस -sin थीटा। माइनस साइन थीटा। म्यू कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। यस सर। साइन की डिफरेंशिएशन cos थीटा। थीटा। cos थीटा। तो यहां से मेरे पास सॉल्व करके क्या आया, tan थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू। तो मुझे कितने एंगल पे फोर्स लगानी पड़ेगी tan इनवर्स म्यू पे? कितने एंगल पे फोर्स लगानी पड़ेगी tan इनवर्स म्यू पे, ताकि फोर्स बिल्कुल ही मिनिमम हो जाए। मिनिमम पॉसिबल जितनी लग सकती है उतनी लगे। Therefore, F should be applied at theta is equal to tan inverse mu. ये आज तो नहीं लिखने वाला, हम नहीं मानेगी मेरी टैब आज। ये एक ही दिन में तंग कर लिया इसने जितना करना था। फॉर मिनिमम फोर्स, ठीक है। और वो कितनी होगी उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फोर्स में डालना पड़ेगा। तो मेरे पास अगर tan थीटा दे रखा है तो कैन आई फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा? यस सर। फोर्स के एक्सप्रेशन में वो है ना, साइन और cos है। तो tan थीटा अगर मेरे पास म्यू है तो मतलब परपेंडिकुलर कौन बेस होता है? परपेंडिकुलर, और बेस को मैं 1 ले लेता हूँ। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? √μ²+1। तो tan थीटा कितना है? म्यू। sin थीटा कितना है? μ²+1। एंड cos थीटा कितना है? 1 divided by root of (1/√μ²+1). Therefore, f मेरे पास आ जाएगा, f is equal to म्यू mg डिवाइडेड बाय, उनकी वैल्यू डाल देते हैं। साइन पहले था cos थीटा इज 1/√μ²+1 प्लस म्यू टाइम्स साइन थीटा। तो म्यू टाइम्स साइन थीटा इज μ/√μ²+1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज म्यू mg डिवाइडेड बाय, ये μ√μ²+1 ऊपर जाएगा। हद है यार इसकी, μ²+1 डिवाइडेड बाय, नीचे ये 1 प्लस μ² बन रहा है ना? यस 1 प्लस μ² बन रहा है। तो ये क्या कैंसिल होगा कुछ इसका? नहीं सर। ऊपर है रूट ऑफ, रूट में करते हैं इसको। हाँ रूट में कर दे। तो नीचे अगर रूट, नीचे √μ²+1 दो बार आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ राइट, नीचे बचेगा म्यू mg आज तो मैं इसको फेंकने वाला हूँ मैं से। ऑन √μ²+1 क्या आंसर बता रही थी सर मैं तो। म्यू mg डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नीचे आएगा μ²+1। सर इसको भी याद रखना है। इसको याद रखना है, इतना कुछ पेपर में नहीं निकाल पाओगे तो इसको आपको याद रखना है। इतना कुछ तो आएगा भी नहीं सर। आ सकता है, तो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से हद। हाँ तो क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फोर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम पॉसिबल पुलिंग फोर्स पूछा जा सकता है आपसे। तो उसके लिए इतना कुछ नहीं करने बैठोगे, ठीक है। तो जहां पे फॉर्मूला निकालने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़े, ठीक है, वो मैं तुम लोगों को बोल देता हूँ ऑलरेडी कि इसको याद कर लो। और ये फॉर्मूला ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, याद भी हो सकता है प्यार से, ठीक है।
तो ये जो फॉर्मूला है फ्रिक्शन इसका अप्लाइड फोर्स का, ये कौन सा है? मिनिमम है, लेकिन कब? वेरिएबल थीटा। Yes. This is the minimum pulling force with variable theta. सर हाँ जी, वो ट्रायंगल में बेस 1 कैसे आया? ट्रायंगल में बेस 1 कैसे आया? मैंने यहाँ पे ये tan थीटा, यहाँ पे म्यू है ना, यस सर। म्यू को म्यू अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। चिपका लिया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब लास्ट है पुशिंग। कर सकते हो आर्यन, तुम कर लेना, हो जाएगा। चैप्टर का लास्ट नहीं है हनुरीत, आज का लास्ट है ये। दिस इज थीटा। सर ये फ्रिक्शन का तो अलग चैप्टर होना चाहिए था। दिमाग खराब कर दिया एक ही टॉपिक में। मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्रिक्शन ऐसा टॉपिक है, पूरे बिल्कुल अलग चैप्टर जैसा ही लगता है। यू आर राइट, और ये इंपॉर्टेंट बहुत है। क्वेश्चन एनएलएम में से 95% चांसेस होते हैं फ्रिक्शन वाला ही आएगा आपको क्वेश्चन, और बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। फ्रिक्शन को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप अपना बैकलॉग या टेस्ट की तैयारी के लिए। अगर आपने होमवर्क नहीं किया परसों, जो मैं आज होमवर्क दूंगा, और उस डिस्कशन में ढंग से पार्ट ना लिया, तो आपका फ्रिक्शन बैकलॉग बन जाएगा, और उस बैकलॉग को खत्म करने के लिए मेहनत डबल लगेगी तुम लोगों की। इसमें फ्रिक्शन बताओ कौन सी डायरेक्शन में लगेगी? राइट की तरफ। राइट साइड। राइट में, हाँ। लेफ्ट, इस तरफ पुश कर रहे हैं ना, फोर्स उधर लगा दो तो उधर उधर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फोर्स इधर बना दी तो फ्रिक्शन राइट में लग जाएगी। इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ दी फोर्स ऑन दी अदर साइड एज वेल, डजंट मैटर। तो फ्रिक्शन लग रही है इधर इस तरफ, ये है कैपिटल एफ। कैपिटल एफ को तोड़ लेंगे दो कंपोनेंट्स में। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ, वो कितना लगेगा? साइन थीटा। Sin theta. साइन थीटा। और लेफ्ट की तरफ लगेगा एफ cos थीटा। एफ कॉस थीटा। आज तो ना ये मेरे से टूट ना जाए कहीं। एफ कॉस थीटा। चलो इसमें अभी हमें वही फाइंड करना है, टू फाइंड दी मिनिमम पुशिंग फोर्स required to move the body. We use
fs लिमिटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम समेशन fy इज इक्वल टू 0 लगा सकते हैं, जहां से मेरे पास नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी, mg mg plus f sin प्लस f sin थीटा। अब हम लगा देंगे समेशन f x इज इक्वल टू 0, जहां से मेरे पास स्मॉल f मतलब फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, f cos थीटा। f cos थीटा, करेक्ट। फ्रिक्शन की वैल्यू डाल दो म्यू इनटू n, n की वैल्यू ऊपर से डाल दो। इसको रीअरेंज करो तो कैपिटल F की वैल्यू क्या आएगी, mg by cos थीटा minus mu sin थीटा। cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। इसको भी याद कर लो। पुशिंग, देखो दोनों में बहुत ही सिमिलर फॉर्मूले हैं दोनों, म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा म्यू sin थीटा। ये एक में साइन प्लस है बीच में, एक में माइनस है, राइट। तो कौन सी फोर्स ज्यादा होती है, पुशिंग वाली या पुलिंग वाली? पुशिंग वाली फोर्स ज्यादा है। अगर पुशिंग वाली फोर्स ज्यादा है तो नीचे यहाँ पे माइनस आएगा, पुलिंग वाली फोर्स कम है तो नीचे प्लस आएगा। बस ऐसे याद कर सकते हो, बाकी फॉर्मूला सिमिलर है, ठीक है। तो आपको ये याद करने हैं दोनों फॉर्मूले, ठीक है, ये डायरेक्टली हो जाएंगे। नहीं याद कर सकते तो निकल भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो फोर्स है ये तब की मिनिमम है, theta fixed, थीटा फिक्स्ड है। दिस इज द राइट, दिस इज द मिनिमम पुशिंग force when theta is fixed, it is given। लेकिन अगर थीटा वेरिएबल है, नोट करो फटाफट, क्या चीज रह गई ऊपर से, हो गया। इसमें स्पेशल केस लिख लेते हैं। अगर वेरिएबल है थीटा नॉट गिवन है, देन द मिनिमम पॉसिबल पुशिंग फोर्स निकाल लेंगे। देखो F इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला है म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। अब मुझे F क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। F क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो दैट मींस ये वाला पार्ट क्या चाहिए मेरे को, मैक्सिमम चाहिए। क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो कैन यू टेल मी, इसमें हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है ये, अगर मुझे डिनोमिनेटर्स का मैक्सिमम चाहिए तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्योंकि दो टर्म्स माइनस हो रही है ना यहाँ पे, तो अगर पूरा डिनोमिनेटर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो कैन आई से दैट cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए एंड sin थीटा मिनिमम होना चाहिए। minimum, Yes. तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन मैक्सिमम आ जाएगा, हाँ कि ना, Yes. है ना। मुझे टर्म बड़ी से बड़ी चाहिए, तो जिसमें से माइनस कर रहा हूँ वो सबसे बड़ा होना चाहिए, जिसको माइनस कर रहा हूँ सबसे छोटा होना चाहिए। अरे हाँ कि ना,
Yes, sir. Yes, sir. cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1. राइट, इज 1. कब? जब थीटा क्या हो? 0 degree. 0 डिग्री 0 डिग्री. साइन थीटा मुझे मिनिमम चाहिए था, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0. 0. 0 जब थीटा क्या हो? 0 degree. 0 डिग्री। तो मैं थीटा 0 पे अगर पुशिंग फोर्स लगाऊंगा तो मिनिमम पुशिंग फोर्स लगेगी। तो पुशिंग आपको सबसे आसान तब लगेगी जब आप उसको हॉरिजॉन्टली धक्का मारोगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्यों उस टाइम पे क्या हो जाएगा? वैल्यू ज्यादा होगी, sin थीटा की वैल्यू कम होगी। नहीं, लॉजिकली मैथमेटिकली नहीं पूछ रहा, उस टाइम हम पे फोर्स को नॉर्मल इंक्रीज नहीं कर रहे, नॉर्मल इंक्रीज नहीं कर रहे। तो नॉर्मल इंक्रीज नहीं करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम से कम लगेगी, म्यू इनटू एन, म्यू इनटू mg लगेगी, नहीं तो mg प्लस f sin थीटा लगेगी। अरे हाँ के ना? तो सबसे आसान धक्का तब लगेगा जब हम उसको हॉरिजॉन्टली मारेंगे। ये चीज तुम लोग आज प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। टेबल लेना, टेबल को किसी एंगल में धक्का मारना और हॉरिजॉन्टली धक्का मारना, उसको खुद ही 2 सेकंड में आपको फील हो जाएगा कि कैसे धक्का मारना उसको आसान है, एंगल पे या हॉरिजॉन्टली। ठीक है? देयरफॉर pushing force is minimum when अरे यार applied horizontally, लिख लो यार, when applied horizontally। ठीक है, और उस केस में जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी? म्यू mg डिवाइडेड बाय क्या? बस म्यू mg म्यू mg डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, तो उतना ही हो गया। This is minimum possible pushing force. When theta is variable. ठीक है, तो चमक गया सब कुछ? इज इट क्रिस्टल क्लियर एवरीथिंग? Yes, sir. ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने अभी क्या करना है, आप लोगों के लिए टॉपिक नया है बिल्कुल, काफी चीजें आप लोगों ने आज नहीं सीखी, तो इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से एक एक चीज दोबारा पढ़नी है और दोबारा एक बार कॉपी पे इन चीजों को अपने आप सॉल्व करके देखना है। जितने भी हमने एप्लीकेशंस, आज हमने 4 एप्लीकेशंस किए, चारों एप्लीकेशंस को जितने भी हमने केसेस किए हैं, सब आप लोग खुद एक बार दोबारा उनको लिख के बिना देखे, पहले पढ़ लो, फिर बिना देखे आपको खुद लिख के देखना है। तब आपको ये चीजें याद होंगी, तब आपको ये चीजें एक बार फिट होंगी दिमाग में, अदरवाइज भूल जाओगे। दैट आई गारंटी यू। आपको लिख के ये दोबारा एक बार प्रैक्टिस करनी है बिना देखे। राइट? समझ गए बारी बात? Yes, sir. Yes, sir. चलो, that's it for today. Goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye bye. सर, हाँ जी। जो हमने पहले स्पेशल केस किया था पुलिंग के लिए, उसको हम लॉजिकली समझ सकते हैं? उसको लॉजिकली समझ सकते हैं? नहीं, उसको लॉजिकली मतलब ऐसे एंगल, लॉजिकली मतलब ऐसे फील लेके नहीं निकलेगा एंगल, वो तो मैथमेटिकली निकलेगा। ठीक है सर। पुशिंग वाला फील लेके निकल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. Okay, bye.
होमवर्क मैं व्हाट्सएप करता हूँ अगर कुछ होगा, ठीक है, जो भी है।